जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी पर। साथियों, जैसा कि यूपीएससी स्टेट पीसीएस सीजीएल आदि की तैयारी में हमने समस्त विषयों को अध्ययन और विश्लेषणात्मक क्षमता के आधार पर आप तक प्रमुख कंटेंट्स जो है और की पॉइंट्स और समस्त विषयों का विस्तृत जो वर्णन और उसके सिलेबस को पूरा करने का हमने बीड़ा उठाया है। इसी क्रम में इतिहास का जो सिलेबस हम पूरा करवा रहे हैं उसमें हम वैदिक युग तक पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे जो है एक एक करके आपका पूरा टॉपिक खत्म होता चला जाएगा। उसी में आज हमारा जो एक नया सब्जेक्ट की हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है पॉलिटी, राजनीति विज्ञान। राजनीति जो है यह बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। इससे हर साल जो है यूपीएससी स्टेट पीसीएस आदि में लगभग 15 से 20 क्वेश्चन जो है प्रीलिम्स में और मेंस में भी इसकी अच्छी खासी वेटेज है। तो इसलिए जो है 100 में से अगर 20% जो है क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से बन ही जाते हैं, हर साल देखने को मिलते हैं। और बहुत सरल, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो 20 में आप 17-18 तक आराम से पहुंच सकते हैं। इसलिए जो है इस सब बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही आराम से और ईमानदारी के साथ हम पढ़ते चलेंगे तो यह सब्जेक्ट भी धीरे धीरे हमारा समाप्त हो जाएगा। तो साथियों, आप हमारे साथ मेहनत का वादा करिए। हम वादा करते हैं कि आपका इस तरह से सिलेबस खत्म होगा कि उसके बाद ना तो आपको किसी अच्छे किताब की ओर देखना होगा, ना किसी इंस्टीट्यूट और जो है किसी भी कोचिंग संस्थान की तरफ देखने की आवश्यकता पड़ेगी। बस मैं जो तो पढ़ा रहा हूँ, आप अपने हाथ से नोट्स तैयार करिए, लिखते चलिए, पढ़ते चलिए, दोहराते चलिए, समझते चलिए। कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी जो है आपको किसी की ओर जो है देखने की। एक एक करके एक एक विषय का सिलेबस हम बिल्कुल समाप्त करते चले जाएंगे। तो इसी क्रम में आज हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का विषय। बहुत ही मज़ेदार विषय है, अगर आप आराम से समझेंगे तो कोई बोरिंग नहीं है। और इतना बस आप चुपचाप वीडियो देखते रहिए, अपने हाथ से बनाते रहिए जो है नोट्स और रिवीजन करिए। मैं वादा करता हूं बस आप सुनते रहिए, आपके दिमाग में इस तरह से मैं भर दूंगा सभी टॉपिक्स को कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपको सब कुछ याद हो चुका है। तो शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है इस नए सब्जेक्ट का। इसे भी नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ शुरू करिए आप सब। तो आज का जो शुरुआती टॉपिक है इस कंपनी का शासन। संविधान के क्रम में बहुत अंग्रेजों के ज़माने में बहुत जो नियम कानून और उनके द्वारा जो संविधान लागू किए गए थे, जिसे संविधान तो नहीं कह सकते हैं, एक्ट के द्वारा वो लोग चलाते थे जो है शासन। तो उनके द्वारा जो शासन के नियम लिए गए चलाए गए भारत में, उसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। तो उसी के बाद जो है हम अपना संविधान 1947 पे आ जाएंगे और अपने संविधान की मुख्य विशेषताओं की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अपने संविधान से पूर्व जो अंग्रेजों के नियम कानून हुआ करते थे वे कैसे थे, क्या थे। तो सबसे पहला जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, वह भारत का पहला नियम कानून का एक्ट था। तो इसी से शुरुआत होती है हमारे देश में नियम और कानून की। तो देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली व इससे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जारी किया गया था। कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता भारत के लिए जो है केंद्रीय प्रशासन के लिए मिल गई थी। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल पद का नाम दिया गया व उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। पहले ऐसे गवर्नर लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, याद रखिएगा इसे स्टार पॉइंट करके। मद्रास व बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए इस एक्ट से। यानी कि जो मद्रास, भारत में उस वक्त अंग्रेजों के 3 जगह पर मुख्य गवर्नर जो है विराजमान थे। पहले जो है कलकत्ता, यानी कि जो चेन्नई कलकत्ता में बैठे थे बंगाल में, दूसरे मद्रास में और तीसरे बम्बई में। तो इस एक्ट के तहत मद्रास और बम्बई के जो गवर्नर थे इनको अधीन कर दिया गया बंगाल के गवर्नर के। तो इस वक्त जो है बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया और अन्य 2 गवर्नरों को इसके अधीन करके इसकी शक्ति में विस्तार कर दिया गया। कलकत्ता में 1774 में
एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे आज हम आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना उच्चतम न्यायालय के नाम से 1774 में कलकत्ता में की गई थी, जिसमें मुख्य न्यायाधीश व 3 अन्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों का निजी व्यापार व भारतीयों से उपहार और रिश्वत बंद हो गया, नियंत्रण बंद हो गया। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो ब्रिटिश सरकार का कंपनी के लिए एक समिति थी जो इसे नियंत्रित करती थी। ब्रिटिश सरकार का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। इसने भारत में इसके राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया। इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके द्वारा जो प्रमुख कार्य हुए वह यह हुआ कि गवर्नर जनरल का पद जो है बंगाल के गवर्नर को दिया गया, मद्रास और बम्बई के गवर्नर को उसके अधीन कर दिया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ब्रिटिश सरकार ने शुरू की, जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर नज़र रखे और उसकी जानकारी ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुंचाती थी। कंपनी के जो कर्मचारी थे वे उनकी निजी व्यापार जो शुरू हो गए थे और उपहार रिश्वत बंद कर दिया गया। यानी कर्मचारी जो थे कंपनी के, वे क्या किया करते थे कि भारत में देखते थे कि हमें तनख्वाह कंपनी द्वारा कम मिल रहा है, इसलिए वे लोग भारत के सस्ते वस्तुओं को खरीद कर खुद जाकर ब्रिटिश में महंगे दामों में बेच दिया करते थे। तो इससे वे बहुत मुनाफा कमाते थे, इसलिए सब उनके लिए बंद कर दिया गया। उसके बाद हमारा आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। 1741 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1781 का संशोधन अधिनियम हमें जो है देखने को मिलता है। तो इसे बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। विशेषताओं के बारे में बात करते हैं इसके। इस कानून ने गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया। बहुत जरूरी पॉइंट है, याद रखिएगा। इस कानून ने गवर्नर जनरल व काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया। राजस्व संबंधी मामलों व राजस्व वसूली मामलों को भी सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। कलकत्ता के सभी निवासियों को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कर दिया गया। व्यवस्था की गई कि हिंदुओं व मुसलमानों को निजी कानूनों के हिसाब से वाद या मामले तय करें। यानी हिंदू और मुसलमानों के जो है अलग अलग धर्म के कानून चलते थे, जिससे वे अपने समुदाय के न्याय प्रणाली को चलाते थे। तो इसमें भी यह व्यवस्था दी गई कि हिंदू और मुस्लिमों को जो न्याय प्रणाली है उन्हीं के अनुसार उनके समुदाय को सुनवाई, सजा, राजस्व की आदि की न्याय दीवानी की दी जाए। उसके बाद जो है देखते हैं, यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में। यह व्यवस्था की गई कि प्रांतीय न्यायालयों की अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के यहाँ दायर हो, न कि सर्वोच्च न्यायालय में डायरेक्ट। गवर्नर जनरल इन काउंसिल को प्रांतीय न्यायालयों व काउंसिलों के लिए नियम विनियम बनाने के लिए अधिकृत किया गया। तो उसके बाद हमारा आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं देखते हैं। इसने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को पृथक पृथक कर दिया। निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नए निकाय का गठन किया गया। यहाँ पर निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दे दी, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक नए निकाय का गठन कर दिया गया। इस प्रकार द्वैध शासन की व्यवस्था शुरू हो गई। नियंत्रण बोर्ड को शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य, सरकार व राजस्व गतिविधियों का अधीक्षण व नियंत्रण करे। कंपनी की जगह ब्रिटिश नियंत्रित भारत कहा गया, यानी कि अब भारत को जो है ब्रिटिश नियंत्रित भारत बोला जाने लगा। वह कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया। 1786 का अधिनियम उसके बाद जारी किया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसने 2 शर्तें पद लेने के लिए रखी, जिसे 1786 के अधिनियम में पूरा किया गया।
लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश के बहुत बड़े जो है एक अधिकारी थे, जिन्हें बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। इतिहास में इनका नाम जो है बहुत बड़े कार्यों के लिए दोहराया जाता है। तो इन्हें जब गवर्नर जनरल बनने के लिए आमंत्रित किया गया तो इन्होंने पद लेने से पहले 2 शर्तें रखी थी अपनी। तो उन 2 शर्तों को पूरा किया गया 1786 के अधिनियम में। तो 1786 का जो अधिनियम था, विशेष मामलों में अपनी काउंसिल के निर्णयों को न मानने का अधिकार यह कॉर्नवालिस को दिया गया। सेनापति अथवा कमांडर इन चीफ का पद भी उसे दिया गया। अर्थात साथियों, उस वक्त के सबसे बड़ा कमांडर चीफ, सैन्य अधिकारी सबसे बड़ा का पद कॉर्नवालिस ने ले लिया था। उसके बाद आता है 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का जो चार्टर एक्ट था, इसकी विशेषताओं की अगर हम बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिभावी शक्ति को भविष्य के सभी गवर्नर जनरल व प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित कर दिया गया। यानी जो उपरोक्त 2 छूटें कॉर्नवालिस के लिए दी गई थी, वह आने वाले जितने भी अब जो है बनेंगे गवर्नर जनरल, उन सब के लिए यह छूट जो है आधिकारिक तौर पर मान्य रहेगी। तो ऐसी व्यवस्था इसमें की गई। गवर्नर जनरल को मद्रास व बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर अधिक नियंत्रणकारी शक्ति प्रदान की। भारत पर व्यापार के एकाधिकार को अगले 20 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। कमांडर इन चीफ के गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य होने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई। यानी कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल काउंसिल के सदस्य की जो अनिवार्यता थी उसे समाप्त कर दी गई, बशर्ते कि उसे उसी रूप में नियुक्त किया गया हो। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों व उनके कर्मचारियों को भारतीय राजस्व में से ही भुगतान किया जाएगा। यह देखिए, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को और उनके जितने भी कर्मचारी हैं उनको भारतीय राजस्व से पैसा दिया जाने लगा, न कि कंपनी और ब्रिटिश सरकार की तरफ से। यानी उनके काम ब्रिटिश के लिए करते थे और उन्हें पैसा भारतीयों की ओर जो खाते से है दिया जाता था। उसके बाद आता है चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 की विशेषताएं, इसने कंपनी के व्यापार अधिकार को समाप्त कर दिया। चाय व चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। ईसाई मिशनरियों को भारत आकर लोगों को प्रबुद्ध करने की अनुमति दी गई। भारत की स्थानिक सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया। कर भुगतान न करने पर दंड की भी व्यवस्था की गई। भारत के ब्रिटिश इलाकों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार प्रसार की व्यवस्था दी गई। उसके बाद आता है हमारा 1833 का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषताएं देखते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि जो गवर्नर जनरल का पद दिया गया था उसे अब जो है भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इसमें सभी नागरिक व सैन्य शक्तियाँ निहित थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो ये मेन पॉइंट है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन इससे कभी कभी पूछ लिया जाता है। मद्रास व बम्बई के गवर्नरों को विधायिका संबंधी शक्ति से वंचित कर दिया। मद्रास व बम्बई के जो गवर्नर थे उनको विधायिका संबंधी जो शक्तियां थी वो भी छीन लिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण क्षेत्र की विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी इस वक्त जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, बहुत शक्तिशाली बन चुका था साथियों। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानूनों को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के तहत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इससे पहले जो कानून बनाए गए थे उन्हें नियामक शब्द दे दिया गया और अब जो कानून बनते उसे एक्ट कहा जाता था। उसके बाद जो है देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक निकाय के रूप में की जाने वाली गतिविधियों को समाप्त कर दिया गया। अब यह विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बन गया। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापार संबंधी अधिकार ले लिए गए और अब यह जो है प्रशासनिक निकाय केवल बन गया। सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया गया। साथियों गौर से ध्यान दीजिएगा, यह यूपीएससी का पेपर है। सिविल सेवक यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस आदि की परीक्षाएं उस वक्त शुरू हो गई थी। उसके लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू कर दिया गया। कहा गया कि कंपनी में भारतीयों को किसी पद, कार्यालय और रोजगार को हासिल करने से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण
इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। फिर आता है हमारा 1853 का जो है चार्टर एक्ट। 1853 का चार्टर एक्ट की विशेषताएं देखते हैं। इसने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद और जोड़े गए, इन्हें विधान पार्षद कहा गया। इस नई विधान को भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य शुरू कर दिया, यानी विधान परिषद नामक जो है शब्द उस वक्त शुरू हो गए, यानी जो है शासन की जानकारी शुरू है। सिविल सेवकों की भर्ती व चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ शुरू हुआ, जिसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हो सकते थे, और इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई थी, इसकी जो है जानकारी के लिए कि यह कितना जो है कार्य कर सकता है। भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास के तहत कब्जे में रखने का अधिकार दिया, किंतु पूर्ववत इसमें कोई समाज नहीं किया था। इससे स्पष्ट था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता था। इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व प्रारंभ किया। नए विधान परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 का चुनाव बंगाल, मद्रास, मुंबई व आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रदान किया जाना था। उसके बाद आता है, शुरू होता है ताज का शासन। साथियों, इसके साथ जो है 1853 का जो चार्टर अधिनियम निकला, यह अंतिम चार्टर अधिनियम था। इसके बाद 1857 की क्रांति हो गई। उसके बाद जो है कंपनी से सब कुछ ताकत छीनकर ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ले लिया था समस्त ताकतों को, तो जिसकी चर्चा अब हम कल नए वीडियो और में बताएंगे। कल से शुरू होगा 1857 के बाद की कहानी। यह 1757 से लेकर 1857 तक की जो जितने भी अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए चार्टर अधिनियम एक्ट आदि थे, उनके बारे में हम जानकारी ले चुके हैं, और इसमें हमने जितने मेन पॉइंट्स कीवर्ड्स बताए हैं यह बहुत ज़रूरी है। इससे हमेशा डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। 20% क्वेश्चन प्रीलिम्स का पॉलिटी से बनता है, और जितना मैंने बताया है हर वर्ष इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही रहते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। इसे आप ज़रूर दोहराएं, अपने हाथों से इसका भी नोट्स बनाएं, और इस सब्जेक्ट को भी हम धीरे धीरे कवर करते स्वाहा कर देंगे। इसलिए बने रहें नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ सदैव, और भरोसा रखें। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। इतना आप कवर कर लीजिए, मोर देन इनफ। आप पास जो है आराम से कर सकते हैं बिना किसी अन्य की मदद के। बस भरोसा बनाए रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ कॉमर्स स्टडी के साथ। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें साथियों। धन्यवाद।